दोस्तों, क्या आप जानते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने के बाद भी लगभग 40% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाते या फिर नहीं होते। और इसके पीछे कई कारण होते हैं, लेकिन एक मेन कारण ये भी होता है कि उन्हें इस एग्जामिनेशन के बारे में सारी जानकारी नहीं होती और कभी कभी तो उनके पास बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन होती है, जिस कारण वे अपने सपने को साकार करने से चूक जाते हैं। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य आप सभी व्यूअर्स को यूपीएससी एग्जामिनेशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी से रूबरू कराना ही है। इसलिए हम इस वीडियो में एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जैसे एज लिमिट, रिजर्वेशन के नियम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आदि। आज इस वीडियो में हम एग्ज़ाम की प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, मतलब प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट की प्रोसेस क्या होती है इसके बारे में जानेंगे। जैसे पेपर्स कितने मार्क्स के होते हैं, पेपर की ड्यूरेशन क्या होती है, मेरिट किस आधार पर तैयार होती है आदि। इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स की कुछ जनरल क्वेरीज के भी जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसे स्कूल से ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए क्या, या फिर कम से कम कितने घंटे डेडिकेटेडली हमें स्टडी को देने पड़ेंगे तब जाके हमारा सपना साकार होगा, या फिर कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत होती है एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें। दोस्तों, कई स्टूडेंट्स में नाम को लेकर कन्फ्यूजन रहता है कि कई स्टूडेंट्स बोलते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कई बोलते हैं हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं और कई बोलते हैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें इन तीनों में डिफरेंस समझ लेना चाहिए। असल में यूपीएससी एक कमीशन है, एक बॉडी है जो एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराती है, और जो एग्जामिनेशन हम अपीयर करते हैं या जो एग्जामिनेशन की हम तैयारी करते हैं उसे बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, शॉर्ट में जिसे हम CSEB बोल देते हैं। और जो आईएएस होता है वो एक पोस्ट होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जिसमें आप डीसी, कलेक्टर या फिर सेक्रेटरी, जो कई तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें सेक्रेटरी होते हैं, वो सारे के सारे आईएएस होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना चाहिए जो नाम को लेकर है। अब हम एज रिस्ट्रिक्शंस को लेकर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सीएसई के एग्जाम के लिए मिनिमम एज लिमिट है वो है 21। मतलब आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपने 21 ईयर कंप्लीट कर चुके होंगे। अब एक प्रश्न आता है कि जैसे मैं 2021 में एग्जाम देना चाहता हूँ और 2021 में सितंबर में मैं 21 साल का हो रहा हूँ, तो क्या मैं 2021 में एग्जाम दे सकता हूँ? नहीं दे सकते, क्योंकि जो एज लिमिट काउंट होती है जिस साल आप एग्जामिनेशन देने वाले होते हैं उस साल के 1 अगस्त तक की होती है। मतलब अगर आप 1 अगस्त से पहले पहले 21 साल के हो चुके होते हैं तो आप एग्जाम देने के एलिजिबल होते हैं। अगर आप 1 अगस्त के बाद 21 साल के हो रहे होते हैं तो फिर आप एग्जाम देने के एलिजिबल नहीं होते हैं। अब 21 साल तो हो गई है मिनिमम एज लिमिट, लेकिन अपर एज लिमिट क्या होती है कि कोई स्टूडेंट कितने साल तक की एग्जामिनेशन दे सकता है। यहाँ पर फिर आ जाता है कैटेगरी या रिजर्वेशन की बात। जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए अपर एज लिमिट होती है 32, ओबीसी के लिए 35, एससी और एसटी के लिए होती है 37। एक और कैटेगरी होती है डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, मतलब जो पार्शियल या कंप्लीट ब्लाइंड हैं या पार्शियल या कंप्लीट डीफ हैं, तो उनके लिए भी एज में थोड़ा सा एक्सटेंशन दिया हुआ है, तो वो 42 ईयर्स तक एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि जैसे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स रहते हैं उनके लिए लगभग 11 साल का समय मिलता है, जो ओबीसी के रहते हैं उनके लिए लगभग 14 साल का समय मिलता है। तो क्या ये हर साल एग्जामिनेशन दे सकते हैं? नहीं, असल में एज के साथ साथ अटेम्प्ट्स की भी लिमिट होती है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अटेम्प्ट्स डिसाइड होते हैं। जनरल के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो 6 बार अपीयर हो सकते हैं, या तो वो लगातार 6 बार तैयारी कर लें और 6 अटेम्प्ट्स में अगर वो असफल हो गए, जैसे मान के चलो 21 साल से उसने तैयारी करना स्टार्ट किया और 27 साल तक उसके 6 अटेम्प्ट्स हो गए लेकिन उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो है तो 27 साल का, लेकिन आगे वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता क्योंकि उसके अटेम्प्ट
कंप्लीट हो गए हैं। इसी प्रकार से ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स को 9 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। एससी एसटी के लिए अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं होती, उनके लिए एज लिमिट ही होती है, मतलब 37 से पहले वो चाहें तो कितने भी अटेम्प्ट्स अपीयर कर सकते हैं, लेकिन 37 के बाद वो नहीं कर सकते। इसी प्रकार से डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी अटेम्प्ट्स की कैटेगरी जनरल, ओबीसी और एसटी के अनुसार अलग अलग रहती है। अब यहाँ पर कुछ बातें स्टूडेंट्स को पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे एज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट जरूरी होता है। तो केवल हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है वही मान्य है एज लिमिट के लिए, आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, केवल हाई स्कूल का एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होगा वही मान्य होगा। यहाँ स्टूडेंट्स को एक और बात पता होनी चाहिए कि अगर कई बच्चे, जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि 40% के करीब बच्चे फॉर्म भरने के बाद भी एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं होते, तो अगर एक स्टूडेंट ने फॉर्म भर दिया है और उसके बाद वो एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुआ है तो उसका ये अटेम्प्ट काउंट नहीं होता। अटेम्प्ट तभी काउंट होता है जब आपने फॉर्म भी भर लिया और आप एग्जामिनेशन देने के लिए चले भी गए और उसके बाद आप सफल नहीं हो पाए, तभी वो आपका अटेम्प्ट काउंट होगा। अगर आपने एग्जामिनेशन का फॉर्म भर दिया और उसके बाद आप एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हुए तो वो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। दोस्तों, एज लिमिट से जुड़ी हर जानकारी इस एक स्लाइड में है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव कर सकते हैं। अब हम मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में चर्चा करेंगे। इस एग्जामिनेशन की जो सबसे खास बात है वो यही है कि इसमें हर एक बच्चा भाग ले सकता है जिसने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हो, मतलब वो केवल ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए। ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि वो किस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रहा है और ना ही उसके परसेंटेज मैटर करते हैं। अगर वो 33% से भी पास है ग्रेजुएशन में तो वो एग्जामिनेशन के देने के एलिजिबल है, बस वो एक सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होना चाहिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स के मन में 2-3 सवाल आ सकते हैं। क्या हमने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, हमें उसी में से चुनना होता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बीएससी किया है तो भी आप कोई सा भी आर्ट का सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर कॉमर्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। एक सवाल यहाँ पर ये भी आता है कि जिस मीडियम में हमने ग्रेजुएशन की है, हिंदी में की है या इंग्लिश में की है, उसी मीडियम में हमें एग्जामिनेशन देने होते हैं? तो ऐसा भी नहीं है। आपने किसी भी मीडियम में ग्रेजुएशन की है, इससे एग्जामिनेशन के मीडियम का कुछ भी लेना देना नहीं है। आप जिस भी मीडियम में, हिंदी में या इंग्लिश में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं दे सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि जो बच्चों के ग्रेजुएशन में कम मार्क्स रहे हैं, क्या वो भी ये एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं? हाँ, पिछले सालों में ऐसे कई स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन क्रैक किया है जिनके ग्रेजुएशन में परफॉर्मेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। यहाँ पर मैं भी आपको एक बात सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं तो इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करें। आप अच्छे से प्रिपरेशन करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। हाँ, ग्रेजुएशन में कम मार्क्स को लेकर आपके इंटरव्यू में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आप वहाँ पर बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें कि आपके ग्रेजुएशन में क्यों कम मार्क्स रह गए, तो आप इंटरव्यू को भी बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं। कई बच्चे इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैंने 21 साल पूरे कर लिए हैं, तो क्या मैं एग्जामिनेशन दे सकता हूँ और मेरा रिजल्ट नहीं आया है। अगर आप फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस दे चुके हैं और आपका रिजल्ट अवेटिंग में है तो भी आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर आपने 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं। जहाँ तक यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन में नेशनलिटी का सवाल है, तो सीएससी के एग्जामिनेशन में खास तौर पर आईएएस की पोस्ट के लिए केवल भारतीय स्टूडेंट ही अपीयर हो सकते हैं, लेकिन भारत से सटे हुए कुछ देशों के रिफ्यूजी जो अभी भारत में रह रहे हैं और उनके पास भारत सरकार का वैलिड प्रमाण पत्र है, तो वो स्टूडेंट्स भी सीएससी के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। दोस्तों, अब हम यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन की प्रोसेस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। असल में ये एग्जामिनेशन 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। पहला स्टेप प्रीलिम्स का होता है, दूसरा स्टेप मेंस का होता है और तीसरा स्टेप पर्सनैलिटी टेस्ट का होता है।
सबसे पहले हम प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप में होता है, मतलब 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपको एक सिलेक्ट करना होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर जनरल स्टडीज का होता है और दूसरा पेपर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का होता है, जिसे हम CSAT भी कहते हैं। दोनों ही एग्जामिनेशन 200 मार्क्स के होते हैं और दोनों ही एग्जामिनेशन की ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। जो पहला पेपर होता है जनरल स्टडीज का, उसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो दूसरा पेपर होता है CSAT का, उसमें 80 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में स्टूडेंट्स को ये बात ध्यान देने योग्य है कि जो मेरिट है वो पहले ही एग्जामिनेशन के मार्क्स के आधार पर तैयार की जाती है। जो दूसरा एग्जामिनेशन होता है, जो दूसरा पेपर होता है CSAT का, उसमें केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर होते हैं। मतलब अगर आपने 33% से ज़्यादा मार्क्स हासिल कर लिए तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, लेकिन मेरिट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। मेरिट में केवल जनरल स्टडीज के एग्जामिनेशन के मार्क्स ही जुड़ेंगे। यहाँ पर कई बच्चों में प्रीलिम्स के सिलेबस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, तो मैं आज की वीडियो में आपको एक स्लाइड दिखा रहा हूँ। इस स्लाइड में प्रीलिम्स के दोनों एग्जामिनेशन का, जनरल स्टडीज का और CSAT का सिलेबस दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने मोबाइल या लैपटॉप में सेव कर सकते हैं और फिर ज़रूरत पड़ने पर इसे रिकैप कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। प्रीलिम्स का जो पैटर्न होता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, लेकिन मेंस का पैटर्न सब्जेक्टिव रहता है। मतलब आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है और लिखना होता है। मेंस में टोटल 9 एग्जामिनेशन होते हैं। 2 कंपलसरी रहते हैं, एक इंग्लिश का और दूसरा आप कोई सी भी रीजनल इंडियन लैंग्वेज चुन सकते हैं। दोनों ही जो कंपलसरी एग्जाम्स होते हैं वो 300 मार्क्स के होते हैं, लेकिन ये कंपलसरी पेपर भी CSAT की तरह ही होते हैं। मतलब ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होते हैं। इनका जो मार्क्स होता है वो मेरिट में काउंट नहीं होता। अगर आप 33% से एबव इसमें स्कोर करते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। मेरिट बाकी 7 एग्जाम्स के मार्क्स के आधार पर तैयार होती है और ये एग्जाम्स होते हैं जनरल स्टडीज का। जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं और हर पेपर 250 मार्क्स का होता है। एक पेपर ऐसे राइटिंग का होता है जिसमें हमें 2 ऐसे लिखने होते हैं और 3 घंटे का समय होता है। हर ऐसे 125 मार्क का होता है। आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक ऑप्शन चुनकर उसके ऊपर विस्तार में आपको अपनी सोच बयां करनी होती है। 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के होते हैं। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी एलिजिबिलिटी, अपनी इंटरनल ताकत के अनुसार चुनने होते हैं। अगर मैं इसे एक शब्द में बोलूं तो कहूंगा कि अपनी कोर कॉम्पिटेंसी के हिसाब से आप इसको चुन सकते हैं, अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चुन सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, दोनों ही 250 मार्क्स के होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो मेंस में जो मेरिट तैयार होती है वो 1750 मार्क्स में से तैयार होती है। 4 पेपर जनरल स्टडीज के, एक पेपर ऐसे राइटिंग का और 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के। मैंने आपकी सुविधा के लिए जनरल स्टडीज का सिलेबस और ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट इस स्लाइड में लिख दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने लैपटॉप या मोबाइल में इसे सेव कर सकते हैं। दोस्तों, मेंस के बाद पर्सनैलिटी टेस्ट की बारी आती है, जो कि इंटरव्यू के फॉर्म में लिया जाता है। यह पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का होता है और इसकी मार्किंग मेरिट में जोड़ी जाती है। इस प्रकार जो मेरिट होती है वो 1750 मार्क्स मेंस के और 275 मार्क्स इंटरव्यू के ऐड करके तैयार होती है। मतलब जो पूरी मेरिट तैयार होती है वो 2025 मार्क्स में से तैयार होती है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि इंटरव्यू कौन लेता है, कितने लोग इंटरव्यू के पैनल में शामिल होते हैं। तो जो यूपीएससी बॉडी होती है, कमीशन होती है, वो एक पैनल तैयार करती है। इस पैनल में ज़्यादातर रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स होते हैं और एक पैनल में लगभग 5 लोग इंटरव्यूज लेते हैं। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि ये इंटरव्यू के क्वेश्चंस किस आधार पर तैयार होते हैं और इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट में कौन कौन सी चीज़ें चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज बिल्कुल भी चेक नहीं की जाती, क्योंकि आपकी सब्जेक्टिव नॉलेज पहले ही प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम में थोरोली चेक कर ली जाती है। असल में इस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने वाले कैंडिडेट की पर्सनैलिटी चेक करते हैं और
पर्सनैलिटी में भी वो मेन 3 चीजों को चेक करते हैं। पहली होती है इंटेग्रिटी, दूसरी होती है इंटेलिजेंस और तीसरी होती है एनर्जी। पैनलिस्ट ज्यादातर ऐसे ही सवाल पूछते हैं जिससे वो पता लगा सकें कि आप कितने ईमानदार हैं, जिससे इस देश के प्रति और अपने प्रति ईमानदार रह सकें। साथ ही वो आपकी इंटेलिजेंस भी चेक करते हैं, क्योंकि आगे चलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आपको बहुत बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। इसके अलावा वो कैंडिडेट की एनर्जी भी चेक करते हैं, क्योंकि अगर एक आईएएस ऑफिसर ईमानदार है और इंटेलिजेंट भी है लेकिन उसके अंदर एनर्जी नहीं है तो वह प्रॉपरली चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। इस कारण जो इंटरव्यू लेने वाला पैनल होता है वो ज़्यादातर इन्हीं 3 पर्सनैलिटी फैक्टर से जुड़े हुए सवाल पूछते हैं और मार्किंग भी इसी के आधार पर देते हैं। दोस्तों, अब हम ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बारे में चर्चा करेंगे। असल में जितनी वैकेंट सीट्स होती हैं, जैसे अगर 1000 वैकेंट सीट हैं तो प्रीलिम्स में जो सिलेक्ट होने वाले कैंडिडेट होते हैं वो लगभग उसके 13 गुना होते हैं। जैसे 1000 सीट्स हैं तो प्रीलिम्स की जो मेरिट तैयार होगी उसमें लगभग 1300 के करीब या 1400 के करीब कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। उसके बाद मेंस की मेरिट में जितनी सीट्स होती हैं उसके 3 से 4 गुना कैंडिडेट ही सिलेक्ट होते हैं। जैसे 1000 वैकेंट सीट है तो इंटरव्यू के लिए लगभग 3 से 4000 कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे। जब कैंडिडेट प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में तीनों में सिलेक्ट हो जाता है तो उसे सबसे पहले ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जो ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होती है वो 2 साल होती है और 2 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के पश्चात उन्हें रैंकिंग के हिसाब से पोस्ट डिप्यूट कर दी जाती है। दोस्तों, अभी तक की वीडियो में हमने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर छोटी से छोटी जानकारी जानने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपके जहन में और कोई सा डाउट है तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब आपको दे देंगे। अब जैसे मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि इस वीडियो के 2 पार्ट हैं। एक तो टेक्निकल पार्ट, मतलब जो हमने प्रोसेस से रिलेटेड बातें की, ये सारा का सारा सिविल सर्विसेज के टेक्निकल पार्ट से रिलेटेड था। अब कुछ कॉमन क्वेरीज होती हैं जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं या कॉलेजेज में बच्चे पढ़ते हैं या फिर जो सिविल सर्विसेज की पहली बार तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, तो उनके जहन में बहुत सी कॉमन क्वेरीज होती हैं। अब हम उन क्वेरीज के जवाब जानेंगे। सबसे ज़्यादा जो मुझसे सवाल पूछा जाता है वो ये कि हमें जो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन है उसकी तैयारी कब से शुरू कर देनी चाहिए। ये सवाल इतना कॉमन है कि 8th क्लास का बच्चा भी पूछता है, 10th का भी पूछता है, 12th का भी पूछता है और कॉलेज के भी बच्चे पूछते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आईएएस का एग्जामिनेशन दुनिया के सबसे कठिन एग्जामिनेशन में एक है और जो उसके बाद अचीव होता है वो भी एक अच्छे लेवल का होता है। इसलिए इसे अचीव करने के लिए हमें निस्संदेह ज़्यादा एफर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज के एग्जाम ही क्रैक करने हैं तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र इसकी तैयारी करना शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन तैयारी करने के 2 तरीके होते हैं, एक डायरेक्ट तरीका होता है और दूसरा इनडायरेक्ट तरीका होता है। डायरेक्ट मतलब आप और कुछ करना बंद कर देंगे, केवल तैयारी के ऊपर ध्यान देंगे। एक इनडायरेक्ट तरीका होता है, मतलब आप 8th क्लास में या 10th क्लास में हैं या 12th में हैं तो आप इनडायरेक्टली अपने नोट्स तैयार करते जाइए। नोट्स कम से कम सोशल स्टडीज और करंट अफेयर से रिलेटेड आपको नोट्स तैयार कर लेने चाहिए और दिमाग पे बर्डन बिल्कुल नहीं डालना है। बस जब कभी फ्री हैं या फिर जब जनरल नॉलेज पढ़ने की इच्छा हो रही है तो हम वो अपने नोट्स पढ़ लेंगे। मतलब मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सीरियसली होकर तैयारी नहीं करनी है स्कूल लेवल पे, लेकिन आपको लगातार टच में बने रहना है और करंट अफेयर्स की लगातार पढ़ाई करते रहना है। कुछ स्टूडेंट सवाल करते हैं, सर क्या ये जो एग्ज़ाम होता है ये बहुत ज़्यादा कठिन होता है और इसे क्रैक नहीं किया जा सकता? तो पहले सवाल का जवाब तो है हाँ, ये कठिन तो होता है, क्योंकि यह एग्ज़ाम दुनिया के सबसे कठिन एग्जामिनेशंस में शुमार होता है। लेकिन इसको लगातार ऐसे बच्चे भी क्रैक करते रहे हैं जिनको देखकर आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिनको देखकर आपको पता नहीं लगेगा और आप सोचेंगे ये कभी क्रैक ही नहीं कर सकता क्योंकि ये इतना इंटेलिजेंट भी नहीं है कि ये क्रैक कर सके। लेकिन ऐसे बच्चों के हमें उदाहरण भी देखने को मिल जाते हैं और वो बड़ी आसानी से क्रैक कर लेते हैं और बहुत अच्छी रैंक भी हासिल करते हैं। मतलब ये कठिन तो है लेकिन अचीवेबल भी है।
कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि हमें आईएएस की प्रिपरेशन के लिए कम से कम कितने घंटे डेडिकेटेडली स्टडी करना पड़ेगा। तो इसका एक जवाब नहीं हो सकता, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। कुछ बच्चों का स्टडी का माइलेज बहुत अच्छा होता है। अच्छे माइलेज होने का मतलब है कि वो कम समय में भी ज़्यादा ग्रैस्प कर लेते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब नहीं दिया जा सकता, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर निर्भर करता है। हाँ, कम से कम सिटिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं और उनका ख्वाब है आईएएस ऑफिसर बनने का, तो मैं उन्हें अभी से सलाह देना चाहूँगा कि उन्हें उन्हें अपनी एक हैबिट ज़रूर डेवलप करनी चाहिए, और वो हैबिट है सिटिंग की ड्यूरेशन बढ़ाने की। आप सिंगल सिटिंग में 2 घंटे 3 घंटे स्टडी करने की आदत को ज़रूर डेवलप कर लें। ये आपको आईएएस के एग्जामिनेशन को क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि क्या हमें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए आईएएस की प्रिपरेशन के लिए। मुझे नहीं लगता कि ये ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो घर पर ही तैयारी करते हैं। आजकल बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल हैं, बहुत से ऐसे मेंटोर हैं जो ऑनलाइन आपको गाइडेंस दे रहे हैं, और आपको बहुत सा स्टडी मटेरियल भी ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि आईएएस की प्रिपरेशन के लिए किसी भी तरह की कोचिंग को अटेंड करने की ज़रूरत है। फिर भी ये बच्चे के मेंटल लेवल के ऊपर निर्भर करता है कि अगर उसको वास्तव में एक प्रॉपर हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है तो वो कोचिंग भी ज्वाइन कर सकता है। अब आज का अंतिम सवाल, बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं, इंडिविजुअली अपने लिए पूछते हैं, क्या मैं भी सफल हो सकता हूं? तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं, ना तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि एग्जामिनेशन इतना कठिन है, ना ये सोचना चाहिए कि इस एग्जामिनेशन में इतने सारे कैंडिडेट हिस्सा ले रहे हैं। उन्हें केवल एक पोस्ट नज़र आनी चाहिए और ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि ये पोस्ट मेरे लिए है। अगर आपने शुरू से ही वो पोस्ट को डिटरमाइन किया, उस पोस्ट के बारे में ही सोचा, तो निश्चित ही वो पोस्ट आपको हासिल होगी। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और मुझे लगता है कि इस वीडियो में जितना भी कंटेंट बताया गया है सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।